अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान की कहानी लेके आई हूँ जिनकी खोजों की वजह से आज करोड़ों लोग जिंदा हैं। दोस्तों, वेलकम टू टॉप 5 चैनल। आज हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमको ये पूरा यकीन है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो दिन रात हमें इस मुश्किल से निकालने में लगे हुए हैं। वैक्सीन्स बनाने के ऊपर रिसर्च चल रही है। अब खुद से पूछो, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि क्या आपको उन लोगों पर यकीन नहीं है। अगर आपके यकीन में थोड़ी सी भी कमी है तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन लोगों पर यकीन से भर जाएंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से जो हमारे लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे सामने आई हुई मुसीबत का हल ढूंढ रहे हैं। लुई पास्चर की पैदाइश 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में डोल नाम के एक जगह में गरीब कैथोलिक खानदान में हुआ थी। उनके वालिद का नाम जेम जोसे पास्चर और मां का नाम जेन इथीनेट था। लुई अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके वालिद एक थे। पहले वो काफी अमीर थे, लेकिन अब वो एक मामूली से गरीब टैनर थे। टैनर मतलब वो लोग जो मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारते थे। जैन जोसे पास्टर गरीब थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी औलाद पढ़ें और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारें। सन 1826 में जब लुई पास्टर 4 साल के थे, उनके वालिद अपने पूरे खानदान को लेकर 32 किलोमीटर दूर मार्मोस चले गए और फिर 1827 में वो पास में ही अरबीज नाम की जगह पे चले गए। अरबीज में ही लुई का एडमिशन एक प्राइमरी स्कूल में हुआ। वालिद का ख्वाब था कि उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ी और इसलिए उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर अच्छे स्कूल में लुई का एडमिशन करवाया, लेकिन लुई एक एवरेज स्टूडेंट थे। इनको स्कूल में अच्छा तालिब इल्म नहीं माना जाता था। इनकी क्लास के दूसरे बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे। पढ़ाई में तो कमजोर थे, लेकिन पेंटिंग में बहुत अच्छे थे। लुई जब छोटे थे तभी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे मसले पैदा हो गए थे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने बचपन में देखा रेबीज बीमारी से लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए। छोटे जरूर थे लुई पास्चर, लेकिन इस तकलीफ को वो अंदर से महसूस कर रहे थे। इनके दिल में आता था कि वो कैसे लोगों की मदद करें, लेकिन इनके पास कोई रास्ता, कोई दवा नहीं थी। रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने देखा कि जब कोई पागल भेड़िया या पागल कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है तो इस इंसान की क्या हालत होती है। करीब करीब वो सारे लोग बड़ी दर्दनाक मौत मरते थे। लुई पास्टर छोटे थे और बार बार उनके दिल में बस यही सवाल आता था कि आखिर ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे इंसान खुद को नहीं बचा सकता। कई बार वो अपने वालिद से भी ये सवाल पूछा करते थे। उनके वालिद ने उनको समझाया कि बेटा, आज नहीं तो कल हम इस खतरनाक बीमारी का इलाज जरूर ढूंढेंगे। तुम भी कड़ी मेहनत करो ताकि तुम शायद इसका इलाज ढूंढ पाओ। लुई पास्चर के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई कि पढ़कर ही शायद इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है। धीरे धीरे लुई पढ़ाई में अच्छे होते गए और उन्होंने स्कूल में पोजीशन लेना भी शुरू कर दी कि उनके वालिद को लगा कि अब लुई को आगे की पढ़ाई भी करवानी चाहिए। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि लुई कोई बड़ा काम जरूर करेगा। अरबीज में ही लुई ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। सन 1839 में उन्होंने रॉयल कॉलेज में दाखिला लिया और 1840 में अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की। साइंस और स्पेशल मैथमेटिक्स की डिग्री की पढ़ाई करते हुए उन्हें बसनकॉर्न कॉलेज में बतौर ट्यूटर भी काम करने का मौका मिला। 2 साल बाद उन्होंने बसनकॉर्न कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की। उनके वालिद ने आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कर्ज भी लिया, लेकिन वो जानते थे कि यह जरूरी था उनके बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। पेरिस में लुई ने एक नॉर्मल सेपेयर में एडमिशन लिया। सन 1845 में लुई ने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और 2 साल बाद उन्होंने डॉक्टरेट की भी डिग्री ली। सन 1848 में इनको यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनने का मौका मिला। यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनने के बाद उनको बहुत सा मौका मिला अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने का। इसके साथ साथ बहुत रिसर्च भी की, जिसकी वजह से लुई को दूर दूर तक लोग एक अच्छे स्कॉलर के नाम से जानने लगे।
सन 1849 में लुई शराब में मौजूद टार्टरिक एसिड पर एक स्टडी कर रहे थे। उन्होंने पाया कि शराब में एक पैरा टार्टरिक एसिड भी होता है जो लगता तो टार्टरिक एसिड जैसा ही है, पर दोनों में काफी फर्क होता है। जबकि इस वक्त के बाकी स्कॉलर का यह मानना था कि टार्टरिक एसिड और टार्टरिक एसिड दोनों एक ही हैं। कुछ दिनों के बाद उनको शराब से जुड़ी हुई एक रिसर्च करने के लिए कहा गया। वो ये थी कि शराब कुछ दिनों के बाद खट्टी हो जाती थी। लुई ने शराब की जांच की और उन्होंने पाया कि शराब में बहुत से छोटे जानदार होते हैं जो कि शराब को खट्टा कर देते हैं। उन्होंने शराब को लगभग 20 मिनट तक 60 सेंटीग्रेड तक गर्म किया और पाया कि इससे वो छोटे जानदार मर जाते हैं और शराब के जायके में भी कोई तब्दीली नहीं आती। अब तक ये माना जाता था ये जानदार खुद से ही बन जाते हैं, यानी उनका सेल्फ जनरेशन होता है। पास्चर ने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि यह गलत था। उन्होंने कई खाने पीने वाली चीज़ों पर रिसर्च की और पाया कि उन चीज़ों में भी छोटे छोटे जानदार होते हैं। इस समय तक उन जानदार के बारे में किसी दूसरे को जानकारी न होने के बराबर थी। लुई ने देखा कि जब खाने पीने की चीज़ों को गर्म किया जाता है तो जानदार मर जाते हैं। यही रिसर्च उन्होंने दूध पर भी की। अब जानते हैं कि दूध को पीने से पहले हम इसको उबालते हैं और उसकी वजह हम जानते हैं कि दूध में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला और दूसरे पैथोजन को खत्म करना है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूध को या किसी और खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल में लाने से पहले गर्म करके ठंडा करने को पास्चराइजेशन कहते हैं। लुई की इन खोजों ने दुनिया भर की शराब, दूध और खाने पीने की चीज़ों को खराब होने से बचाकर रखने में मदद की, जो कि आज तक काम कर रही है। लुई को शक था कि हुआ में भी जानदार होते हैं और इसलिए उसने एक टेस्ट किया। उसने थोड़ी सी रुई ली और उसको पानी में डालकर अच्छे से उबाल लिया ताकि रुई में जो जिंदा हयातियात पहले से मौजूद थे वो मर जाएं। इसके बाद उसने रुई को पानी से निकालकर बाहर खुले में रख दिया। कुछ देर बाद उन्होंने फिर इस रुई को ठंडे पानी में डाला और उन्होंने पाया कि इस रुई में फिर जिंदा हयातियात नजर आने लगे। इसने एक और टेस्ट किया। इसने एक खास डिजाइन का फ्लास्क बनवाया जिसमें सिर्फ साफ हुआ जा सके लेकिन हुआ में मौजूद जानदार इस फ्लास्क के अंदर न जा सके। अब उसने एक सूप बनाया और उसे फ्लास्क में भर दिया। उसके बाद इसने फ्लास्क को गर्म किया ताकि सूप उबलने लगे। इसने फ्लास्क की नली से भाप को निकलने दिया। जब सूप उबल गया तो इसमें मौजूद सभी जानदार मर गए। अब फ्लास्क को ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद इसने इस सूप को चेक किया और पाया कि इसमें कोई भी नए जानदार नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ इसने सूप को एक खिले बर्तन में भी उबाल के रखा था जो कि हुआ लगने की वजह से जानदारों से वापस भर गया। इस रिसर्च ने लुई को साबित कर दिया कि जानदार खुद से नहीं बनते और हुआ में जानदार मौजूद होते हैं। लुई से पहले इस बारे में कई साइंसदानों ने लिखा था लेकिन लुई की रिसर्च हर जगह आग की तरह फैल गई। यूनिवर्सिटी में एक पादरी थे जिनकी बेटी का नाम था मेरी लार्नेट। लुई की मुलाकात मेरी लार्नेट से हुई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। लुई के 5 बच्चे हुए जिनमें से 2 की मौत टाइफाइड की वजह से बचपन में ही हो गई। ये भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से लुई रिसर्च से जुड़ गए थे। इस वक्त सिल्क का बिजनेस भी बहुत तरक्की कर रहा था। सन 1865 के आसपास रेशम के कीड़ों में एक ऐसी बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से रेशम के कीड़े मर जाते थे। लुई ने इसकी जांच की और पाया कि उन कीड़ों में ऐसे जानदार होते हैं जो कीड़ों को मार रहे थे। वो इस रिसर्च में लग गए। उन्होंने पाया कि इंसानों में कई ऐसे जानदार होते हैं जो इंसानों के जिस्म में परवरिश करते हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को और सर्जन्स को मतला करना शुरू किया। लुई ने बताया कि सर्जन को सर्जरी करने से पहले अपने औजारों को उबालकर उन जानदारों को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि सर्जरी कामयाब होने के बाद मरीज की मौत हो जाती थी और उसकी वजह थी वो जानदार जो सर्जरी के औजारों या सर्जन्स के हाथों या दूसरी चीज़ों पर लगे होते थे। लुई को इन खतरनाक जानदारों के बारे में पता चल गया था। उन्होंने अब वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया। हालांकि लुई पहली बार वैक्सीन नहीं बना रहे थे। इससे पहले भी सन 1796 में बर्किश के डॉक्टर एडवर्ड जीनर ने चीचक का टीका तैयार किया था। इसलिए वो सोचते थे कि अगर चीचक का टीका बन सकता है तो इस तरह से बाकी बीमारियों का भी टीका बन सकता है
इनको ये भी पता था कि चिकन बॉक्स यानी चीचक की वैक्सीन काम करती थी, लेकिन कैसे बनाई गई और वो कैसे काम करती थी इस बारे में उनको पता नहीं था। इसलिए उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। लुई ने कसम खाई थी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक वायरस से बचाने की, और उसने अपना पूरा फोकस इस पर लगा दिया। अपने तजुर्बात में इसने पाया कि रेबीज के टीके को बनाने के लिए उनको अपने पुराने तरीके बदलने पड़ेंगे। उन्होंने रेबीज के वायरस को कई जानवरों के जिस्म में इंजेक्ट किया और ये पाया कि वो वायरस जब अलग अलग जानदारों के जिस्म में परवान पाते थे तो वो इन जिस्मों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते थे। कई जिस्मों में जब वो वायरस जाते थे तो और ख़तरनाक हो जाते थे, जबकि उन्होंने देखा कि जब वो वायरस उन्होंने खरगोश के जिस्म में इंजेक्ट किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। बस फिर क्या था, उन्होंने खरगोश की रीढ़ की हड्डी से रेबीज के वायरस को निकाला और इससे वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया। ये वैक्सीन उन्होंने इस तरह से बनाई कि ये रेबीज के वायरस को कमज़ोर करने की जगह मार डाले। उन्होंने पहले इसका तजुर्बा सेहतमंद कुत्तों पे किया जिनको रेबीज नहीं था। इन कुत्तों पर कोई असर इस वैक्सीन का नहीं पड़ा। कुछ दिनों के बाद लुई ने उन्हें कुत्तों में फ्रेश रेबीज के वायरस को इंजेक्ट किया, लेकिन उन कुत्तों को रेबीज की बीमारी नहीं हुई। इसका मतलब था कुत्तों के जिस्म के उन वायरस की पहचान पहले से ही हो चुकी थी, और इसलिए जब वो वायरस उनके शरीर में वापस डाले गए तो उन वायरस ने उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इनका जिस्म इन वायरस से निपटना सीख चुका था। कुत्तों पर तो यह तजर्बा कामयाब हो चुका था, लेकिन अब असली मुश्किल सामने थी, और वो थी इंसानों को रेबीज से बचाना। लुई अपनी तजुर्बात में लगे थे और रेबीज की वैक्सीन को आदमी के जिस्म पर लगाने की तैयारी कर रहे थे। उनके आसपास के लोगों को भी पता चल गया था कि उन्होंने रेबीज का वैक्सीन बना लिया है और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। एक दिन एक औरत अपने 9 साल के बच्चे को लेकर लुई के पास आए। इसको जंगली कुत्तों ने बहुत बुरी तरह से काट लिया था। वो जंगली कुत्ते रेबीज के शिकार थे। पूरा खतरा था कि वो बच्चा मर जाता। वो बहुत मुश्किल में थे क्योंकि उन्होंने अभी तक इस वैक्सीन का तजुर्बा किसी इंसान पे नहीं किया था। उनको डर था कि अगर मैं इस बच्चे को वैक्सीन दे दूं और ये संभल नहीं सका तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जानी है। लेकिन इस औरत की बार बार गुजारिश करने पर लुई ने बच्चे को रेबीज के इंजेक्शन देने का खतरा मोल ले लिया और उन्होंने 6 जुलाई 1885 को रेबीज की वैक्सीन को इस बच्चे को लगा दिया। 21 दिनों तक रोज उन्होंने इस वैक्सीन की डोज इस बच्चे को दी और उसके बाद उन्होंने देखा कि इसने रेबीज के कोई भी अलामतें दिखाई नहीं दी। कुछ दिनों तक और इंतजार किया। वो बच्चा पूरी तरह से सेहतयाब हो चुका था। इसका मतलब ये था कि रेबीज की वो वैक्सीन इंसान पर काम कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसने इंसानों को रोशनी की एक नई किरण दी, और वो थी जिंदगी की किरण। जो बीमारी इस वक्त तक लाइलाज थी और हर साल जिससे करोड़ों लोगों की जान चली जाती थी, लुई की इस खोज ने इस पर काबू पाने का तरीका ढूंढ लिया था। लुई को इस कामयाबी पर बहुत सारे अवार्ड्स मिले और दुनिया के कई मुल्कों में कई जगहों का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया। सन 1868 में लुई को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जिसने उनके जिस्म के उल्टे तरफ लकवा मार दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो गए थे। लेकिन 1894 में उनको एक स्ट्रोक और लगा, जिसके बाद वो ठीक नहीं हो पाया। 18 सितंबर 1895 को पेरिस के पास ही उनकी मौत वाक़या होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी को सुनने के बाद आपका यकीन पूरी तरह से मजबूत हो गया होगा कि इंसान मुसीबतों से डरते नहीं, उनका डट कर मुकाबला करते हैं। और बहुत से इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं जो लगातार इंसानों की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। एक नए वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।